वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है युवा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वी लर्न टुगेदर। जमात नहम सबक नंबर 2 अलजबरा का दूसरा सबक हकीकी आदात हमारा चल रहा है। इंशाल्लाह आज हम हकीकी आदात की मशक़ से 2.2 यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे गैर नातिक अदद किसे कहते हैं। हकीकी अदद के ताल्लुक से इंशाल्लाह इसके पहले भी हमने पढ़ चुके हैं। आज हम गैर नातिक अदद और नातिक अदद का मवाजना करते हुए कोई भी अदद गैर नातिक कब होता है और नातिक अदद कब होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही में मशक़ से 2.2 के सवालात भी यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले जो अभी पे नए हैं, जो इस चैनल पे नए हैं, वो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ ही में सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सबक, जो है हमारा हकीकी आदात सबक नंबर 2 रियल नंबर, जिसमें से आज हमारा पहला टॉपिक जो है वो है गैर नातिक आदात, इर्रेशनल नंबर्स। गैर नातिक अदद को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे नातिक अदद क्या चीज़ है। तो नातिक अदद की तारीफ हमारे पास कुछ इस तरीके से दी गई है कि अगर P कोई सही अदद हो और Q कोई गैर सिफर सही अदद हो, तब P बटा Q ये नातिक अदद होगा। P बटा Q नातिक अदद होगा। अब याद रखिए यहाँ पर P कोई सही अदद है, सही अदद में जमा के आदत भी आ गए, मनफी के आदत भी आ गए। Q ये कोई गैर सिफर सही अदद, सिर्फ Q में सिफर के अलावा बाकी तमाम अदद आ सकते हैं, चाहे वो मनफी के हो चाहे मुस्बत के हो, तब P बटा Q ये नातिक अदद होगा। P बटा Q क्या होगा? नातिक अदद होगा। चलिए, नातिक अदद के अंदर हमारी जो शर्त है वो है Q मसावी ना हो सिफर के। तो Q अगर किसी भी अदद को किसी भी अदद को अगर सिफर से तकसीम कर दिया जाए तो वो नाकाबिल कबूल होता है, उसे हम बयान नहीं कर सकते, है ना। तब यहाँ पे अगर P को तकसीम कर दिया गया सिफर से तो यहाँ पर ये नाकाबिल कबूल होगा, इसकी तारीफ हम बयान नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ पर Q की कीमत क्या नहीं होनी चाहिए? तो सिफर नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पे कुछ ले लिए कि P बटा Q एक नातिक अदद है, तो हमने इसकी मिसालें कुछ ले ली। हम जिस तरह से बताते हैं कि तमाम कसरे जो हैं वो नातिक अदद हैं, तभी यहाँ पे हमने ले लिए कुछ कसरें। 9 बटा 18 मसावी 3 बटा 6 मसावी 1 बटा 2 के। अगर गौर किया जाए तो यहाँ पे 9 1 9 9 दूनी 18 वही जवाब आया, 3 1 3 3 दूनी 6, यहाँ पर भी वही जवाब आया। लेकिन 9 बटा 18 भी नातिक अदद है, 3 बटा 6 भी नातिक अदद है और 1 बटा 2 भी नातिक अदद है। P बटा Q भी नातिक अदद है। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का मुवाजना करना है, कुछ चीज़ों को समझना है। क्या समझना है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 9 बटा 18 जो है वो ले लेते हैं। 9 बटा 18 हमने ले लिया। अब 9 बटा 18 के हम अज्जा करेंगे। अज्जा इसके ज़रबी सूरत में लिखते हैं 9 बटा 18 को। तो 9 को ज़रबी सूरत में पहले लिखते हैं, तो 3 ज़ब 3 हो गया। बटा 18 को ज़रबी सूरत में लिख देते हैं, वहाँ पर हो गया 6 ज़ब 3, यानी 3 तिया 9 ऊपर शुमार कुनिंदा और 6 तिया 18 नीचे। अब दोनों में मुश्तरक क्या नजर आ रहा? तो हमें शुमार कुनिंदे और नसब नुमा में एक जैसा अदद 3 नजर आ रहा है। हम उसको काट देते हैं, हमारा जवाब आता है 3 बटा 6। अगर हम गौर करें तो हमारे पास हमने जो पहले नातिक अदद लिए तो P बटा Q है, तो P बटा Q ये 9 बटा 18 लिए। 9 बटा 18 कन्वर्ट हो गया 3 बटा 6 में। कब कन्वर्ट हुआ? जब दोनों में भी शुमार कुनिंदे में और नसब नुमा में एक जैसा अदद हासिल हुआ। इस एक जैसे अदद को हम कहते हैं मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी, यानी 3 ये दोनों कसरों में 3 ये शुमार कुनिंदे और नसब नुमा में मौजूद मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी है ना। अब यहाँ पर 9 बटा 18 का मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी कौन नहीं हासिल हुआ? हमें 3 हासिल हुआ, ठीक है। उसी तरह दूसरा सवाल ले लेते हैं। 9 बटा 18 किस में कन्वर्ट हो गया? 3 बटा 6 में कन्वर्ट हो गया। 3 बटा 6 ले लेते हैं, तो 3 बटा 6 लेंगे। इसके भी हम क्या करते हैं, ज़रबी सूरत में इसे लिख देते हैं शुमार कुनिंदे और नसब नुमा को। शुमार कुनिंदे को ज़रबी सूरत में हमने लिखे 3 ज़ब 1 हो गया, 3 1 3 है ना। और बटे में 6 है तो 6 को ज़रबी सूरत में लिखते हैं, तो इसका जुज़ो ज़रबी हो गया। इसकी ज़रबी सूरत हो गई 3 ज़ब 2, तब 3 और 3। यहाँ पर भी अगर आप गौर करेंगे तो दोनों में भी मुश्तरिक एक रुकन नजर आ रहा है। वो रुकन कौन सा है? तो 3 है। शुमार कुनिंदे में भी 3 नजर आया और नसब नुमा में 3 नजर आया। दोनों को काट देते हैं, तकसीम कर लिए, आपके पास जवाब बचा 1 बटा 2। तब इस मसावात में 3 बटा 6 इस कसी रुकनी, इस 3 बटा 6 इस नातिक अदद में हमारे पास मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी जो हासिल हुआ वो भी 3 है ना।
अब 1/2 ले लेते हैं, तो 1/, जिस तरह से 9/18 कन्वर्ट हो गया 3/6 में, 3/6 कन्वर्ट हो गया 1/2 में, तो क्या 1/2 के में 2 में भी कोई मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी हासिल होता है, हम वो जुज़ो ज़रबी हासिल करेंगे। तब यहाँ पे क्या करते हैं, 1 है शुमार गुनिंदा 1 है तो उसके जुज़ो ज़रबी हासिल करते हैं, 1 ज़रब 1 हासिल हुआ में, गुनिंदा जो है शुमार गुनिंदे को ज़रबी सूरत में लिखेंगे तो 1 ज़रब 1 हासिल हुआ बटा, फिर नसब नुमा 2 है, इसको भी ज़रबी सूरत में लिखते हैं, अलग अलग कर लेते हैं तो 2 1 का 2 ही होने वाला है ना। अब ये दोनों में मुश्तरिक क्या है, तो मुश्तरिक 1 है ना, 1 1 कट के वापस से जवाब 1/2 आ गया, यानी 1/2 का मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी जो है वो 1 है, 1/2 का मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी वो क्या है, 1 है। अब 1/2 और P/Q ये दोनों के मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी यकसा हैं, किस तरीके से यकसा हैं, P है बटा Q हमारे पास जो मियारी सूरत दी गई है P/Q। अब P/Q में अगर मैं P को मैं ज़रबी सूरत में लिखूं तो हम किस तरीके से लिखेंगे P को ज़रबी सूरत में, तो P ज़रब 1 लिखेंगे है ना, और बटा Q ज़रब 1 लिखेंगे है ना, Q ज़रब 1 लिखेंगे। अब दोनों का मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी कौन हो गया, 1 हो गया है ना। तो यहां पर 1/2 एक ऐसा अदद है जो पूरी मियारी सूरत में हमें हासिल हो रहा P/Q के, क्योंकि P/Q का भी मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी कितना है, 1 है, और 1/2 का भी मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम बताना क्या चाह रहे हैं कि कोई भी नातिक अदद अगर है वो P/Q की सूरत में अगर हो तो उसका मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी जो होता है वो 1 होता है, यानी 1/2 ये तो हमारे पास नातिक अदद है और इसका मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी कितना है, 1 है, ठीक है ना। तब गैर नातिक अदद की तरफ हम बढ़ेंगे, तो गैर नातिक अदद में क्या होता है, तो गैर नातिक अदद जिस तरीके से हमने देखे कि यहाँ पर नातिक अदद का मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी हमें क्या हासिल हुआ, 1 हासिल हुआ। सर आप बोलेंगे सर 9/18 भी नातिक अदद है, उसका मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी 3 हासिल हुआ, 3/6 नातिक अदद है, उसका भी मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी 3 हासिल हुआ, तो ये क्या ये दोनों नातिक अदद नहीं है, हाँ वो भी नातिक अदद है, लेकिन अगर हम मियारी सूरत से मवाजना करते हैं, P/Q से मवाजना करते हैं, तो P/Q में मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी जो है वो 1 हासिल होता है ना। इसके अलावा अगर कोई हासिल हो तब हम उसे वहां पर गैर नातिक अदद से उसका मवाजना करेंगे। P/Q से अगर किसी चीज का हम मवाजना कर रहे हो तब याद रखिए, हम सिर्फ P/Q से जब मवाजना करेंगे तब हम ये देखेंगे कि उसका मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी जिससे मवाजना किया जा रहा, जिसका मवाजना किया जा रहा वो अदद का जुज़ो ज़रबी क्या है और P/Q का जुज़ो ज़रबी क्या है। तो हमें सिर्फ यही बात याद रखनी है कि P/Q का मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी 1 होता है, लिहाजा जब भी P/Q का मवाजना किसी और अदद से हम करेंगे तब वहां पर भी हम ये देखेंगे कि उसका मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी 1 है या नहीं। अगर नहीं है तो वो मफरूज से हमारा मफरूजा गलत हो जाएगा, फिर है ना, तो वो नातिक अदद से गैर नातिक अदद में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, गैर नातिक अदद। तो गैर नातिक अदद क्या है, तो वो अदद जो नातिक अदद नहीं होते वो अदद क्या कहलाएंगे, गैर नातिक अदद कहलाएंगे। अब गैर नातिक अदद के अंदर कुछ चीजें हैं जिसे हम आसानी से समझ कर जवाब तक पहुंच सकते हैं। जिस तरह से गैर नातिक अदद की अशरी इजहार अगर किया जाए, गैर नातिक अदद का अगर अशरी इजहार अगर हम करते हैं तो वो गैर मुख्ततम होती है, गैर मुख्ततम और गैर मुतवाली होती है, गैर मुख्ततम और गैर मुतवाली होना। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर इसके पहले भी देखा हुआ है कि गैर मुख्ततम सूरत क्या होती है, तो गैर मुख्ततम सूरत यानी ऐसी सूरत जिसके अंदर जब दो अदद को तकसीम कर दिया जाए, हम क्या कर रहे हैं, उन्हें तकसीम कर रहे हैं, जिसका 11/6 है, गैर मुख्ततम सूरत है, 11/6 को हमने तकसीम कर डाले, तकसीम करने के बाद हमारे पास जो जवाब हासिल हुआ वो लगातार जारी रहने वाला यकसा अदद उसके अंदर हासिल होने वाले हैं, तो यकसा वो अदद बतदरीज तकसीम होता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो गैर मुख्ततम सूरत हो गई। मुतवाली सूरत जिसके अंदर वही तकसीम करने के बाद एक अदद मुसलसल बार बार दोहराया जाता है, वो मुतवाली सूरत के अंदर वहां पर आ जाता है। तो यहाँ पर गैर नातिक अदद का अशरी इजहार जब भी किया जाएगा तो गैर नातिक अदद के अशरी इजहार में जो जवाब हासिल होता है वो गैर मुख्ततम होता है और गैर मुतवाली भी होता है।
غیر مختتم ہوتا ہے اور غیر متوالی بھی ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پہ ایک مثال لیتے جاتے ہیں. تو جو یہاں پہ ہم نے لے لیے کیا لے لیے جزر میں 2 لے لیے. جزر میں 2 یہ غیر ناطق عدد ہے. اب جزر میں 2 غیر ناطق عدد کیوں ہے؟ جب اس کو جزر سے باہر نکالا جا رہا، جب اس کو ہم جزر سے باہر نکالتے ہیں اس کا جواب ہمیں حاصل ہوتا ہے 1.41412 1 3 5 6. اب یہاں پر آپ غور کریں گے تو یہ عدد بڑھتے ہی جا رہے ہیں نا، بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو یہ ایسے عدد ہے جس کے اندر عدد دہرائے نہیں جاتے اور جواب مسلسل جاری رہتا ہو. تو ایسی صورت میں اس عدد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر مختتم. اس عدد کو ہم غیر ناطق عدد کہتے ہیں. لیکن اب سوال ایک پیدا ہوتا، سر ہر بار جذر المربع نکال کر جواب تک پہنچنا کہ وہ غیر مختتم ہے یا نہیں، غیر متوالی ہے یا نہیں، تھوڑا مشکل ہو جاتا. چلیے پھر ہم یہاں پر اسٹینڈرڈ جزر میں 2 ابھی جو مثال لیے، اسی جزر میں 2 مثال کو ہم سمجھتے ہوئے چلتے ہیں. جزر میں 2 والی مثال جو ہے اس کو ہم سمجھیں گے. تو وہاں پہ کیا کر لیتے ہیں ہم؟ تو ثابت کرتے ہیں. چلو اگلے ایک سوال لے لیتے ہیں. یہاں پہ ثابت کیجئے کہ جزر میں 2 غیر ناطق عدد ہے. جزر میں 2 یہ کیا ہے؟ غیر ناطق عدد. اب ہمیں اسے ثابت کرنا ہے کہ جزر میں 2 کیا ہے؟ ایک غیر ناطق عدد ہے. تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرنے کے لیے ہم یہ فرض کرتے ہوئے چلتے ہیں. فرض کیا کہ جزر میں 2 ناطق عدد ہے. جزر میں 2 کیسا ہے؟ ناطق عدد. اگر ناطق عدد ہے تو ناطق عدد کون ہے؟ تو ہمارا معیاری صورت اسٹینڈرڈ فارم جو ہے P بٹا Q ہے. تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے جزر میں 2 مساوی ہے P بٹا Q کے، ہے نا. جزر میں 2 مساوی ہے P بٹا Q کے. اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جزر کو نکال دیتے ہیں. اب جزر کو نکالنا ہے ہمیں تو ہم کیا کریں گے؟ طرفین کا مربع کریں گے. ہم یہ جزر کو نکال دینا ہے یہاں پر. تو جزر کو نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ طرفین کا مربع کرتے ہیں. طرفین کا مربع کرنے پر جزر میں 2 کا مربع مساوی ہے P بٹا Q کا مربع. تو جزر میں 2 کا مربع کیا ہوتا ہے؟ تو 2 ہوتا ہے نا. جزر میں 2 ضرب جزر میں 2 جزر میں 4 ہوگا. جزر میں 2 ضرب جزر میں 2 کتنا ہوتا ہے؟ جزر میں 4. 4 کس کا مربع ہے؟ تو 2 کا مربع ہے، وہ باہر آ گیا. لہذا جزر میں 2 کا مربع کتنا ہو گیا؟ 2 حاصل ہو گیا. مساوی کا مساوی لے لیتے ہیں P بٹا Q کا مربع یعنی P کی دوسری بٹا Q کی دوسری ہو گیا. اب ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر P کی دوسری بٹا Q کی دوسری حاصل ہو گیا. دونوں کا ترچھا ضرب کرتے ہیں. کس کا کریں گے ترچھا ضرب؟ تو 2 کا ضرب کریں گے Q کے ساتھ، Q کی دوسری کے ساتھ. دونوں کا ترچھا ضرب کرتے ہیں. اب 2 مساوی P کی دوسری بٹا Q کی دوسری میں 2 کا ضرب کر لیں گے Q کی دوسری کے ساتھ. ہمارے پاس آ گیا 2 Q کی دوسری مساوی P کی دوسری کے. 2 Q کی دوسری مساوی ہے P کی دوسری. اب یہاں پر غور کریں. ٹھیک ہے، کیا غور کرنا ہے؟ دیکھیے P کا مربع یعنی کسی ایک عدد کا مربع مساوی 2 Q کی دوسری. اب یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک مثال ہے، کوئی ایک عدد لے لو. 1 لیتے ہیں. 1 کا مربع. 1 کا مربع کتنا ہے؟ 1 کا مربع 1 ہے. کریکٹ نا؟ 1 کا مربع 1 ہے. اب لیکن اگر میں یہاں پہ لکھوں کہ 1 کا مربع Q کی قیمت کچھ بھی رہنے دو، میں 1 ہی لے لیا. Q کی قیمت بھی میں 1 لیتے ہوئے چلتا ہوں. 1 کا مربع اور اس کو ضرب کرنا ہے ہمیں 2 سے. تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں 1 کا مربع یعنی 1 مساوی ہے 2 ضرب 1 کا مربع، پھر سے 1 حاصل ہو گیا اور جواب آیا 2. اب یہاں پر غور کریں تو ایک جفت عدد کو طاق عدد سے ضرب دیا گیا، جواب حاصل ہوا کون سا عدد؟ جفت عدد. یعنی جب بھی ہم کسی جفت عدد کو کسی طاق عدد سے ضرب کرتے ہیں تو جواب ہمیشہ جفت عدد حاصل ہوتا ہے. چلیے پھر مثال دیتے ہیں. تو 1 کا ضرب کر لیا ہم نے 2 سے، کتنا آ گیا؟ 2 1 کا 2. 3 سے کرتے ہیں طاق عدد سے، 2 تیا 6. 6 کون سا عدد ہے؟ جفت عدد ہے. پھر 5 سے کرتے ہیں، وہ طاق عدد ہے، تو 2 5 10. کتنا کون سا عدد حاصل ہو گیا؟ جفت عدد حاصل ہو گیا. یعنی کسی بھی جفت عدد کو کسی بھی طاق عدد سے ضرب کر دیا جائے تو حاصل ضرب جو ہوتا ہے وہ ہوگا جفت عدد. تو یہاں پر ہم اس کے آگے اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ P کی دوسری یہ جفت عدد ہے. P کی دوسری کون سا عدد ہے؟ جفت عدد ہے. کوئی بھی ہو جواب کیا ہو جائے گا؟ P کی دوسری کیا آئے گا؟ جفت عدد حاصل ہوگا. جفت عدد آیا تو P بھی کون سا عدد ہوگا؟ تو جفت عدد ہوگا، کیونکہ جفت عدد کا مربع جفت عدد ہی حاصل ہوتا ہے. جفت عدد کا مربع جفت عدد. مثال لے لو 2 کا مربع 2 جفت عدد ہے، اس کا مربع 4 وہ بھی جفت عدد. پھر 4 کا مربع 16 بھی جفت عدد، 4 بھی جفت عدد. پھر اس کے بعد اگر ہم نے 2 4 6 کا مربع 36 بھی جفت عدد، 6 بھی جفت عدد ہے نا. 6 کے بعد 8 اگر لے لیتے ہیں تو 8 بھی جفت عدد
और 8 का मुरब्बा 64, वो भी जुफ्त अदद, यानी जुफ्त अदद का मुरब्बा हमेशा कौन सा होता है, जुफ्त अदद हासिल होता है, यानी जुफ्त अदद का जज़्र मुरब्बा जुफ्त अदद ही होगा, यानी 2 ये पी का जुज़ो ज़रबी है, 2 ये किसका जुज़ो ज़रबी है, पी का जुज़ो ज़रबी है। याद रखो पी का जुज़ो ज़रबी कितना हासिल हो गया, 2 हासिल हो गया, हमने यहाँ पर देख लिया, हमने इसके पहले भी जुज़ो ज़रबी के ताल्लुक से आपको बताया। अभी इसको हम मसावत नंबर 1 दे देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर अब हमने क्या करते हैं, फर्ज करते हैं, फर्ज किया, क्या फर्ज किया कि पी मसावी है 2 ए के, पी मसावी किसके है, 2 ए के। अब यहाँ पर पी ये जुफ्त अदद था, हमें पता है, ए कोई एक मुस्तकिल अदद हमने ले लिए और उसके बाद 2 उसका ज़रीब, क्योंकि हमारे पास पी क्या होना चाहिए, जुफ्त अदद होना चाहिए, तो 2 को किसी भी अदद से ज़रब कर रहे हैं, ताक़ अदद से ज़रब करो या जुफ्त अदद से ज़रब करो, जवाब जुफ्त अदद ही हासिल होता है। हमने यहाँ पे फर्ज करते हुए चले कि पी मसावी है 2 ए के। तरफैन का मुरब्बा ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 ए की दूसरी, तरफैन का मुरब्बा करने पर 2 ए की दूसरी मसावी हो गया पी की दूसरी के, दोनों एक दूसरे के मसावी है। तब यहाँ पे पी की दूसरी मसावी 2 का मुरब्बा कितना है, तो 4, एक की दूसरी का दूसरी हो गया, दूसरी का दूसरी आ जाएगा, तो 4 ए की दूसरी हमारे पास आ गया, है ना। तब यहाँ पे क्या, अब देखिए यहाँ पे गौर करें, तो हमारे पास पी की दूसरी मसावी 4 ए की दूसरी हासिल हुआ, है ना, पी की दूसरी मसावी 4 ए की दूसरी। उसी तरीके से यहाँ पर पी की दूसरी मसावी है 2 क्यू की दूसरी, एक मसावत हमने इसके पहले हासिल किए थे, अब ये दूसरी मसावत यहाँ पे हमारे पास हासिल होने वाली है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पी की दूसरी को निकालकर उसकी जगह पर 2 क्यू की दूसरी भी लिख सकते हैं। दोनों का मवाजना करने पर हम यहाँ पे पी की दूसरी को निकालकर क्या लिख दिए, 2 क्यू की दूसरी मसावी है 4 ए की दूसरी का दूसरी के, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो क्यू है, क्यू के साथ जो ज़रीब है 2, इस 2 को क्या करते हैं, तरफैन के दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं, बटे में चला जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसको तकसीम कर लेंगे, 2 एक 2, 2 दूनी 4। तब यहाँ पर 2 ए की दूसरी यानी क्यू की दूसरी मसावी आ गया 2 ए की दूसरी। अब देखिए हम वापस वहीं पर पहुंचे जिस तरीके से पी पे पहुंचे थे, तो पी की दूसरी मसावी 2 क्यू की दूसरी आया था, इसका मतलब पी की दूसरी ये जुफ्त अदद हो गया, तो यहां पर भी क्यू की दूसरी भी क्या होगा, तो ये जुफ्त अदद होगा। जब क्यू की दूसरी जुफ्त अदद है तो क्यू भी क्या है, जुफ्त अदद है। तो हम यहां पर क्या बता सकते हैं कि ये जुफ्त अदद का जुज़् मुरब्बा जुफ्त अदद ही होगा, लिहाजा यानी 2 ये क्यू का जुज़् ज़रबी है, यानी P और Q मसावत नंबर 1 और ये मसावत नंबर हमारी 2 है, तो P और Q दोनों का जुज़ो ज़रबी यकसा हासिल हुआ। कौन सा, 2 हासिल हुआ। इसके पहले हमने बताया कि अगर किसी नातिक अदद का, किसी अदद का मवाजना P बटा Q के साथ किया जाए, P बटा Q के साथ किया जाए, तो P बटा Q का मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी 1 है, यहां पर P बटा Q का मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी जो है वो कितना हासिल हो रहा है, 2 हासिल हो रहा। मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर P और Q का मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी 2 है। अगर 2 है तो क्या ये हमारे मफरूज़ा सही है, तो P बटा Q का मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी तो हमेशा 1 होता है। 1 होने की बिना पर हम क्या बोलेंगे कि जज़र में 2 ये नातिक अदद नहीं है, क्योंकि ये तज़ाद है। ये तज़ाद इसलिए पैदा हुआ कि हमारा मफरूज़ा जज़र में 2 ये नातिक अदद है, ये गलत है। हमारा मफरूज़ा हमने जो फर्ज कर रहे थे कि जज़र में 2 ये कौन सा है, नातिक अदद है। अगर हम कोई नातिक अदद ही लेते तो वो आगे चल के कभी ना कभी क्या होता, उसका जुज़ो ज़रबी 1 हासिल होता है। जिस तरीके से इसके पहले हमने जो मिसाल लिए थे 9 बटा 18 लिए, उसको तो हल किए, 6 बटा कितना आया, 3 बटा 6 हासिल हुआ, फिर उसको हल किए 1 बटा 2 हासिल हुआ, यानी कहीं तो भी आगे जाकर वो मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी 1 हासिल ही होता है, लिहाजा वो नातिक अदद होता। लेकिन हमने इसको आखिरी हद तक हल कर लिया, आखिर में भी हमारे पास जवाब क्या आ रहा है कि उसका मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी कौन हासिल हो रहा, 2 हासिल हो रहा। लिहाजा यहाँ पर ये जो है ये नातिक अदद नहीं होगा, जज़र में 2 ये नातिक अदद नहीं है, इसका मतलब जज़र में 2 ये क्या है, तो गैर नातिक अदद है, ठीक है ना। तब यहाँ पर अब देखिए, जब जज़र में 2 गैर नातिक अदद हासिल हो गया, जिसका जज़्र मुरब्बा में हासिल नहीं हुआ, तो जज़र में 3 ये भी क्या होगा, गैर नातिक अदद होगा। जज़र में 4 गैर नातिक अदद है या नातिक अदद, तो जज़र में 4 ये नातिक अदद होगा, क्योंकि जज़र के बाहर निकलता है 2 बनता है ना, तो 2 ये नातिक अदद है। लिहाजा जज़र में 4 गैर नातिक अदद, जज़र में 5 गैर नातिक अदद, जज़र में 6 गैर नातिक अदद, जज़र में 7 गैर नातिक अदद, जज़र में 8 गैर नातिक अदद, जज़र में 9 नातिक अदद। यानी यहाँ पर नातिक अदद और गैर नातिक अदद आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। यानी जज़र में 2 ये गैर नातिक अदद है, लिहाजा जज़र में 3 भी गैर नातिक अदद, 4 भी 4 नातिक अदद। याद रखिए 4 जिसका जज़्र मुरब्बा हासिल हो रहा है,
अब बोलेंगे सर जज़र में 2 का भी जज़रुल मुरब्बा हासिल होता, लेकिन जज़र में 2 का जज़रुल मुरब्बा हासिल करेंगे तो वो गैर मुख्ततम और गैर मुतवाली सूरत में हासिल होगा, और जिसका जज़रुल मुरब्बा गैर मुख्ततम और गैर मुतवाली सूरत में हासिल होता है वो गैर नातिक अदद होता है। यहाँ पर गैर नातिक अदद की हमारे पास तारीफ हासिल हो गई कि अगर किसी अदद का जज़रुल मुरब्बा गैर मुख्ततम और गैर मुतवाली सूरत में हासिल हो तो वो अदद गैर नातिक अदद होगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे आगे। तो आगे हम गैर नातिक अदाद की खुसूसियत को एक मरतबा देखते हुए चलते हैं। तो गैर नातिक अदाद की हमारे पास जो खुसूसियत दी हुई है, पहली खुसूसियत अंदर दी गई है कि नातिक अदद और गैर नातिक अदद की जमा या तफरीक गैर नातिक अदद ही होती है। नातिक अदद की जमा करें गैर नातिक अदद के साथ या फिर नातिक अदद की तफरीक करें गैर नातिक अदद के साथ, वो पूरा अदद गैर नातिक अदद ही हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ले लेते हैं 2, ये नातिक अदद है, हम इसकी जमा कर रहे हैं किसी गैर नातिक अदद ही नहीं जज़र में 3 के साथ। अब ये पूरा अदद जो हमारे पास हासिल हो गया 2 जमा जज़र में 3, ये गैर नातिक अदद ही होगा, गैर नातिक अदद ही होगा। एक नातिक अदद और एक गैर नातिक अदद मिलकर गैर नातिक अदद की तश्कील देते हैं। उसी तरीके से और हमने मिसाल ले लिए, दूसरा एक ले ली कि 5 एक नातिक अदद ले लिए, इसकी मनफी करते हैं किसी गैर नातिक अदद के साथ यानी जज़र में 7 के साथ। तो यहाँ पर 5 और जज़र में 7 की अगर मनफी की जाए तो यहाँ पर भी हमें जो जवाब हासिल होता है वो गैर नातिक अदद ही हासिल होता है, यानी 5 मनफी जज़र में 7 ये गैर नातिक अदद होगा। ठीक है, और दूसरी खुसूसियत हमारे पास यहाँ पर है कि गैर सिफर नातिक अदद और गैर नातिक अदद का ज़र्ब हासिल ज़र्ब या खारिज किस्मत भी गैर नातिक अदद होता है। गैर सिफर अदद और गैर नातिक अदद, गैर नातिक अदद कोई एक नातिक अदद हमने ले लिए, गैर सिफर नातिक अदद यानी सिफर के अलावा कोई भी नातिक अदद चाहे वो जमा वाला हो चाहे मनफी वाला हो, अगर उसका ज़र्ब किसी गैर नातिक अदद से किया जाए, उसका ज़र्ब किसी गैर नातिक अदद से किया जाए, जिस तरह 2 का ज़र्ब हम जज़र में 3 के साथ कर रहे हैं, गैर नातिक अदद के साथ कर रहे हैं, या फिर इनका खारिज किस्मत जो रहेगा, जो भी खारिज किस्मत इसका हासिल होगा वो खारिज किस्मत भी गैर नातिक अदद ही होगा। ठीक है, तीसरी खुसूसियत इसके अंदर दी गई है कि 2 गैर नातिक अदाद की जमा तफरीक ज़र्ब तकसीम नातिक अदद या गैर नातिक अदद हो सकती है। 2 गैर नातिक अदद, देखिए हमने पहली खुसूसियत में नातिक अदद और गैर नातिक अदद देखे, दूसरी खुसूसियत में नातिक अदद और गैर नातिक अदद ही देखे, तीसरी खुसूसियत में सिर्फ 2 गैर नातिक अदद के ताल्लुक से यहाँ पे बताया गया कि अगर 2 गैर नातिक अदद आपके पास दे दिए जाए तो 2 गैर नातिक अदद की चाहे जमा की जाए, तफरीक की जाए, ज़र्ब या तकसीम किया जाए तो इसका जवाब नातिक अदद भी हासिल हो सकता, गैर नातिक अदद भी हासिल हो सकता। मिसाल के तौर पर जज़र में 3 जमा 2 जज़र में 3 हमने ले लिए, है ना। अब ये दोनों की जमा करो, 2 जज़र में 3 और 2 जज़र में 3 कितना हो जाएगा, 3 जज़र में 3 हो जाए, 3 जज़र में 3 हो जाएगा, तो 3 जज़र में 3 ये गैर नातिक अदद हो गया। दूसरी मिसाल अगर ले लेते हैं, जज़र में 5 मनफी जज़र में 8, दोनों की मनफी करो, यहाँ पे जज़र में 5 और जज़र में 8 की मनफी करेंगे तो ये भी गैर नातिक अदद ही हासिल हो जाएगा। उसी तरीके से जज़र में 11 ज़ब जज़र में 2 अगर हम करते हैं, ज़ब कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों को ज़ब करने के बाद यहाँ पे भी जो जवाब आएगा वो गैर नातिक अदद ही हासिल होगा। उसी तरीके से जज़र में 3 तकसीम 6 जज़र में 5 अगर देखें तो यहाँ पर ये सब गैर नातिक अदद की हमने मिसालें ले लिए। कि अब नातिक अदद देखते हैं, हमने क्या कर लिया कि जज़र में 3 है, हमने क्या कर लिया, एक जज़र में 3 ले लिए, जज़र में 3 को जज़र में 3 से तकसीम करते हैं, जज़र में 3 को हम क्या कर रहे हैं, जज़र के 3 से तकसीम करेंगे, जब तकसीम करेंगे तो जवाब कितना आएगा, दोनों कट जाने वाले, जवाब हासिल होने वाला 1, जवाब कितना हासिल होने वाला 1, लिहाजा 1 कौन सा अदद हो गया, तो 1 नातिक अदद हो गया। यानी 2 गैर नातिक अदद की जमा ज़ब या तकसीम अगर की जाए तो वो उसका जवाब नातिक अदद भी हासिल हो सकता है और गैर नातिक अदद भी हासिल हो सकता है। ठीक है ना, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे हमारी मश्क की जानिब। अगली मश्क हमारे पास मश्की सेट 2.2 हमारे पास है। हम दूसरी मश्क यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। दूसरी मश्क का पहला सवाल हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आपको दिया गया है कि साबित कीजिए कि 4 जज़र में 2 ये गैर नातिक अदद है। 4 जज़र में 2 ये गैर नातिक अदद है। हमने इसके पहले अभी साबित किए कि जज़र में 2 ये गैर नातिक अदद है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, तो 4 जज़र में 2 ये क्या है, गैर नातिक अदद है, हमें साबित करना है। चलिए फिर फर्ज करते हुए चलते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, फर्ज किया कि 4 जज़र में 2 नातिक अदद है, जिस तरीके से हमने जज़र में 2 को साबित किया था उसी तरीके से यहाँ पे साबित करते हुए चलते हैं। तो हम फर्ज करते हैं कि 4 जज़र में 2 ये क्या है, नातिक अदद है। जब हम इसे फर्ज करेंगे तो यहाँ पे P/Q
P बटा Q किसके मसावी हो जाएगा, यानी 4 जज़र में 2 मसावी हो जाएगा P बटा Q के, P बटा Q के मसावी हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो 4 है, ये 4 को तरफाइन की दूसरी जानिब लेकर चल जाते हैं, तो यहाँ पे बटे में चला जाएगा, तो P बटा 4Q, यानी जज़र में 2 मसावी आ गया P बटा 4Q के। अब P बटा 4Q क्या है, तो P बटा 4Q ये एक नातिक़ अदद है, मसावत नंबर 1 इसे दे देते हैं, हमने क्या कर दिया, मसावत नंबर 1 इसे दे दिया। तो यहाँ पर P बटा 4Q ये नातिक़ अदद है, P बटा 4Q क्या है, नातिक़ अदद। लेकिन जज़र में 2 कैसा अदद है, तो जज़र में 2 ये गैर नातिक़ अदद है, जज़र में 2 जो है हमारे पास ये कौन सा अदद है, गैर नातिक़ अदद, हमने अभी साबित किए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, लेकिन मसावत 1 की बिना पर अगर लिखे, हम तरतीब दे दिए, तो जज़र में 2 मसावी है P बटा 4Q के, P बटा 4Q के। तो यहाँ पर दोनों का मवाजना करें, तो जज़र में 2 ये गैर नातिक़ अदद और P बटा 4Q ये कैसा है, नातिक़ अदद है। अब ये दोनों एक दूसरे के मसावी होते हैं क्या, गैर नातिक़ अदद कभी नातिक़ अदद के मसावी नहीं होगा, नातिक़ अदद गैर नातिक़ अदद कभी नातिक़ अदद के मसावी नहीं होगा। लिहाजा हमारा जवाब हम यहाँ पे हमें मालूम हो गया, क्या पता चला कि ये गैर नातिक़ अदद कभी भी नातिक़ अदद के मसावी नहीं होता। तो ये तज़ाद है कि हमने जिस तरह से यहाँ पे लिखे कि जज़र में 2 मसावी है P बटा 4Q के, तो P बटा 4Q में दोनों एक दूसरे के मसावी नहीं हो सकते, नातिक़ अदद कभी गैर नातिक़ अदद के मसावी नहीं हो सकता, ये एक तज़ाद है। इस बिना पर 4 जज़र में 2 ये नातिक़ अदद नहीं होगा बल्कि गैर नातिक़ अदद होगा। ठीक है, यहाँ पे साबित हो गया हमारा। दूसरा सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया गया है कि दूसरा सवाल साबित कीजिए 3 जमा 5 जज़र में 5 गैर नातिक़ अदद है, 3 जमा जज़र में 5 ये गैर नातिक़ अदद है। तब साबित करते हैं, फर्ज करते हुए चलते हैं कि 3 जमा जज़र में 5 ये नातिक़ अदद है, 3 जमा जज़र में 5 ये क्या है, नातिक़ अदद। जब ये नातिक़ अदद है तो यानी 3 जमा जज़र में 5 मसावी किसके होगा, तो P बटा Q के होगा। हम P बटा Q नातिक़ अदद की मियारी सूरत लेते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करें, 3 जमा जज़र में 5 में जमा का जो 3 था वो तरफाइन की दूसरी जानिब लेके चल जाता है, तरफाइन की दूसरी जानिब जैसे लेके चलेंगे अलामत भी तब्दील हो जाएगी, अलामत लग जाएगी मनफी की, है ना। अब यहाँ पर गौर करें तो इसे मसावत नंबर 1 देते हुए चलते हैं। तो अब ये 5 जज़र में 5 मसावी P बटा Q मनफी 3, तो P बटा Q मनफी 3 जो है ये नातिक़ अदद है, P बटा Q मनफी 3 ये कैसा है, नातिक़ अदद। क्योंकि P बटा Q नातिक़ अदद में से कोई एक नातिक़ अदद, क्योंकि 3 नातिक़ अदद है, P बटा Q ये नातिक़ अदद में से कोई एक नातिक़ अदद निकालो, जवाब नातिक़ अदद ही हासिल होता है ना। फिर यहाँ पे मवाजना करते हैं मसावत नंबर 1 की बिना पर। मसावत नंबर 1 में जो दिया वाला है कि 5 जज़र में 5 मसावी है P बटा Q मनफी 3। अब यहाँ पे गौर करें तो जज़र में 5 जो है ये कौन सा अदद है, तो ये गैर नातिक़ अदद है, मसावी का मसावी ले लेते हैं, P बटा Q मनफी 3 ये कौन सा अदद है, तो ये अदद हमारे पास दिए वाला है नातिक़ अदद। क्या गैर नातिक़ अदद नातिक़ अदद के मसावी होता है, नहीं होता, तो ये दोनों एक दूसरे के मसावी नहीं होते। यानी फिर से ये तज़ाद हमारे पास आ गया, ये एक तज़ाद है जिस बिना पर हम क्या कह सकते हैं कि 3 जमा जज़र में 5 ये गैर नातिक़ अदद है। ठीक है ना, आसान से सवाल है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वो सवाल समझना है हमें। समझने से पहले सवाल क्या है दिए वाला वो देख लेते हैं। पहले सवाल है जज़र में 5 और जज़र में 10 इन आदात को अददी खत पर दिखाइए। जज़र में 5 और जज़र में 10 को इन आदात को अददी खत पर दिखाइए। अब अददी खत पे तो हमारे पास सिफर से दाएं जानी मुस्बत आदात, सिफर से बाएं जानी मनफी आदात है। एक बात तो तय है कि जज़र में 5 दिए वाला है, नहीं मुस्बत आदात है तो दाएं जानी भी कहीं होगा, और जज़र में 10 है तो दाएं जानी भी कहीं होगा। लेकिन क्या वो 5 पर ही होगा, जज़र में 5 पर ही आएगा, या जज़र में 10 पर ही आएगा अददी खत पर, ये हमें पहले मालूम करना जरूरी है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक यहां पर जज़र में 1 हमने ले लिया। जज़र में 1 का जज़र मुरब्बा कितना आता है, जज़र में 1 का जज़र मुरब्बा कितना है, तो 1 है, करेक्ट ना। उसी तरीके से दूसरा हमने ले लिया जज़र में 4, जज़र में 4 का जज़र मुरब्बा कितना है, तो 2 है। उसी तरीके से जज़र में 9 का जज़र मुरब्बा कितना है, वो 3 है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 का मुरब्बा कितना, तो 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4 और 3 का मुरब्बा 9। अब यहाँ पे गौर करें, जज़र में 1 और जज़र में 4 है, इसके अंदर कौन गायब है, कौन नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो जज़र में 1 और जज़र में 4 इन दोनों के दरमियान आने वाले आदात जज़र में 2 1 है, जज़र में 3 1 है।
यानी 1 और 2 के दरमियान में कहा तो भी जजर में 2 और जजर में 3 हासिल होता है। उसी तरीके से जजर में 4 और जजर में 9 के दरमियान में कौन से जजर वाले अदद आते हैं, तो जजर में 5 आएगा, जजर में 6 भी आता है, जजर में 7 आता है और जजर में 8 आता है, क्योंकि 2 और 3 के दरमियान आने वाले जजरी अदद कौन कौन से हैं इसके अंदर, तो जजर में 5, 6, जजर में 7, जजर में 8 है ना। अब अगर इसके आगे देखिए तो जजर में 9 की बात कौन आएगा, जजर में 10, फिर जजर में 11, 12, 13, 14, 15, 16, जजर में 16 मतलब 4 जजरुल मुरब्बा लेने पर, है ना। तो यहाँ पर 1 और 2 के दरमियान आने वाले जजरी अदद जो है वो जजर में 2, जजर में 3 और 2 और 3 के दरमियान आने वाले जजरी अदद जो हैं वो जजर में 5, जजर में 6, जजर में 7, जजर में 8 और जजर में 3 के बाद आने वाला जजर में 10, जजर में 11, जजर में 12, जजर में 13, जजर में 14, जजर में 15 तक आएगा। यानी हमने एक अददी खत यहाँ पे ले लिए। तो अददी खत में अब सिफर और 1 ये या सिफर 1 और 2 के दरमियान आने वाले अदद कौन कौन से, तो जजर में 2 और जजर में 3 आएंगे। जजर में 2 और जजर में 3 के दरमियान आने वाले अदद कौन से, तो जजर में 2 और जजर में 3 के दरमियान आने वाले अदद जजर में 5, जजर में 6, जजर में 7, जजर में 8 हो गया और 3 के आगे आने वाले अदद जजर में 10 हो गया। अब ये तो अददी खत हो गया। क्या हमारा जवाब आ गया? नहीं आया। इसे इस तरीके से नहीं हल करते, लेकिन हमारे पास एक यहाँ पर समझने के लिए, ये क्या समझना है, सवाल को समझने के लिए ये सब मालूम होना आपको जरूरी है कि जब हमें जजर में 2 पूछा जाए तो वो कहाँ पर वाक़ होगा, तो वो 1 और 2 के दरमियान पूछा होगा। जजर में 5 पूछा जाए तो वो कहाँ पर वाक़ होगा, 2 और 3 के दरमियान वाक़ होगा। 6 पूछा जाए तो वो भी 2 और 3 के दरमियान वाक़ होगा। 7 जजर में 7 वो भी 2 और 3 के दरमियान वाक़ होगा। जजर में 8 वो 2 और 3 के दरमियान वाक़ होगा। चलिए फिर सवाल को हल करते हैं। चलिए फिर अगला जल्दी से सवाल को मुकम्मल करते हैं। सवाल हमारे पास जो है जजर में 5, जजर में 10, इन आदात को अददी खत पे दिखाइए। अब सबसे पहले हम लेंगे कौन लेंगे, तो पहले हम क्या लेंगे, तो जजर में 5 लेंगे। तो जजर में 5 कहाँ पर है, तो जजर में 5 ये जजर में 4 के बाद, नहीं जजर में 4 ये तो नातिक़ अदद है। क्यों? क्योंकि जजर में 4 का नजर जजरुल मुरब्बा हमारे पास हासिल हो रहा है 2, यानी 2 के बाद कहाँ पर तो भी कौन होगा, जजर में 5 होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अददी खत पर दिखाना है तो हमने अददी खत फर्ज कर देते हैं। तो अददी खत हमने आई खींच लिया, जिसके दाएं जानिब मुस्बत आदाद, बाएं जानिब मनफी के आदाद है। फिर हम क्या करते हैं, इस पर 2 इकाई, इस पर ओपी मसावी 2 इकाई ले लेते हैं। ओपी ये देखो, अब ओ कहां से लेंगे, तो सिफर को हम ओ से जाहिर करेंगे और उससे 2 इकाई यानी 1 और 2, 1 और 2 यानी ओपी का दरमियानी फासला हमारे पास कितना दिया गया है, तो 2 इकाई दिया गया है। ओपी मसावी है 2 इकाई ले लेते हैं। अब नुक्ते पी से ही हम क्या करेंगे, नुक्ते पी से, पी क्यू उमूद है आई पर यानी इस कत पर, इस कत आई पर एक उमूद खींच लेते हैं, है ना, एक उमूद खींच लेते हैं जो 90 दर्जे का जाविया बनाता है। 90 दर्जे का जाविया बनाता है। अब इसकी पैमाइश कितनी है, तो पी क्यू ये हमेशा 1 इकाई खींची जाएगी। पी क्यू की कीमत कितनी होगी, 1 इकाई। 1 इकाई खींचते हैं, यहाँ पे इसकी कीमत 1 इकाई हो गई। अब ओपी को मिला लेते हैं, ओपी को मिला लेंगे तो यहाँ पे एक मुसल्लस बन गया। कौन सा मुसल्लस बन गया, तो मुसल्लस ओपीक्यू में, मुसल्लस ओपीक्यू में फीसागोरस का मसला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। अब फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे तो वितर का मुरब्बा यानी ओ क्यू की दूसरी मसावी है 1 जिले का मुरब्बा, यानी हमने कायदा ले लिया, कायदे का मुरब्बा ओपी की दूसरी जमा इर्तिफाक की दूसरी यानी क्यू पी क्यू की दूसरी ले लेते हैं। कीमतें पुटअप करते हैं। ओपी की कीमत हमारे पास दी गई है 2 इकाई, तो हम ले लिए 2 का मुरब्बा, जमा पी क्यू की कीमत हम फर्ज करते हैं, जो हमने फर्ज की 1, तो 1 इकाई 1 ले लेते हैं, 1 का मुरब्बा ले लेंगे। 2 का मुरब्बा कितना होता है, तो 4, जमा का जमा हो गया, 1 का मुरब्बा कितना हो गया, 1 हो गया। दोनों की जमा कर लेते हैं, 4 जमा 1 मसावी कितना हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। तो ओ क्यू की दूसरी मसावी आ गया 5 के, यानी ओ क्यू मसावी आ गया जजर में 5। ओ क्यू की कीमत हमें हासिल हो गई, कितनी हासिल हो गई, जजर में 5 हासिल हो गई। लिहाजा नुक्ते ओ से हम क्या करेंगे, ओ से मरकज मानकर, ओ को मरकज मानेंगे कहां तक, ओ क्यू तक। तो ओ क्यू को निस्कुतर लेकर एक कौस खींचते हैं। ओ क्यू को निस्कुतर खींचकर लेकर हमने क्या कर दिया, कौस खींच लिया। अब ये कौस कत आई को एक नुक्ते पर कता करता है, इसे नाम दे देते हैं आर, और ये नुक्ता कहलाता है, इसी अददी खत पर वो नुक्ता कहलाएगा जजर में 5, यानी ओ से आर का जो फासला रहेगा, ये फासला पूरा ओ से आर जो है ये न जजर में 5 सम का होगा। लिहाजा हमारे पास नुक्ता आर का मौजूद हासिल हो गया जजर में 5।
हमारा जवाब भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। जिस तरीके से हमने जज़र में 5 को बताया, अब उसी तरीके से जज़र में 10 को ले लेते हैं। तो जज़र में 10 को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जज़र में 10 है, वाज अददी ख़त ले लिए, है ना। अददी ख़त ले लेने के बाद अब जज़र में 10 कब आता है, याद रखिए, जज़र में 10, जज़र में 9, है ना, जज़र में 9 मसावी है 3 के, 3 का जज़रुल मुरब्बा, 9 का जज़रुल मुरब्बा 3, तो 3 के बाद कहाँ तो भी आने वाला कौन, जज़र में 10। यानी हमने क्या करेंगे, अब ओ से पी का जो फासला लेंगे हम लेंगे 3 इकाई। ओ से पी का फासला हम कितना ले रहे, 3 इकाई, ठीक है, ले लिए यहाँ पे 3 इकाई। उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फिर नुक्ते पी से और एक उमूदी खत खींच ले रहे हैं एल पर, आई पर, जो 1 इकाई का रहेगा हमारा, तो पी क्यू जो रहेगा वो 1 इकाई ले लेते हैं, फिर ओपी को मिला देते हैं, है ना, ओपी को मिला लिए। अब यहाँ पर एक मुसलस बना, कौन सा मुसलस बना, तो मुसलस ओ पी क्यू, तो मुसलस ओ पी क्यू ले लेते हैं। फिर से फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे, फिसागोरस के मसले से वितर का मुरब्बा, यानी ओ क्यू की दूसरी मसावी हो गया, किसके मसावी हो गया, तो ओ क्यू की दूसरी मसावी है ओ पी की दूसरी जमा पी क्यू की दूसरी, कायदा जब इत्तेफाक दोनों का मुरब्बा। कीमतें रखते चलते हैं, ओ पी की कीमत 3 इकाई, तो 3 का मुरब्बा, जमा पी क्यू की कीमत है 1 इकाई, 1 का मुरब्बा, मसावी का मसावी 3 का मुरब्बा कितना हो गया 9, जमा 1 का मुरब्बा कितना हो गया 1, 9 और 1 दोनों की जमा करो कितना आ गया 10 हासिल हो गया हमारे पास। ओ क्यू की कीमत, ओ क्यू की दूसरी मसावी 10 आया, तो ओ क्यू कितना आ जाएगा 10 के, जज़र में 10 के। लिहाजा आप क्या करेंगे, ओ को मरकज मानेंगे, ओ क्यू को निस्कुतर मानते हुए चलते हैं और वहां से एक दायरा, एक कौस खींच लेते हैं। जब हम कौस खींचेंगे तो वो पी के आगे एक नुक्ते पर खता करेगा, आई को एक नुक्ते पे खता करेगा, उस नुक्ते को नाम देते हैं आर। तो यहाँ पर ये आर जो नुक्ता है, ये अददी खत पर ओ आर, यानी ओ से आर का दरमियानी फासला जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, तो जज़र में 10 इकाई। याद रखें जज़र में 10, अब यहाँ पे ओ पी, ठीक है ना, यहाँ पर ओ क्यू की कीमत हमारे पास जज़र में 10 है, ये निस्कुतर, यहाँ से जितना कौस जो बढ़ेगा आएगा वो निस्कुतर, है ना, वो कौसों का दरमियानी फासला निस्कुतर ही होता है। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर कीमत जो हासिल हो गई वो जज़र में 10 हमारे पास हासिल हो गई, ठीक है। उसी तरीके से ये सवाल हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया, समझ में आ गया होगा सबके। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की जानिब, सवाल नंबर 4 जो हमको दिया गया है मशक़ से 2.2 का। ज़ेल में दिए हुए आदत के दरमियान कोई भी 3 नातिक़ अदद लिखिए, 3 नातिक़ अदद लिखिए। पहला सवाल जो दिया गया -0.5 और 0.3, 2 तरीके हैं सवाल को हल करने के, आसान और थोड़ा अलग अलग, ठीक है, 2 तरीके हैं सवाल को हल करने के हमारे पास। हम क्या एक अददी खत ले लिए, सिफर ले लिए, सिफर के आगे यहाँ पे ले लिए 1, है ना, और उसकी बाईं जानिब ले लिए -1। मनफी अददी खत पर दिखाना भी यहाँ पे आसान है, सिफर यहाँ 1 2 3, 0.3, है ना। अब 0.3 से पहले आने वाला अददी खत नुक्ता कौन सा, 0.2 है ना। 0.2 से पहले आने वाला 0.1, फिर 0 यहाँ पर 0-1। हमारे जवाब यहाँ पे आसानी से हासिल हो जाते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम जो लेने वाले हैं तो वो तरीका हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, पहला नातिक़ अदद, पहला गैर नातिक़ अदद, पहला नातिक़ अदद हम मालूम करते हैं तो हम 1/2 ले लेंगे और दोनों में जो बड़ा अदद है, छोटे अदद में से बड़ा अदद निकालते हैं। छोटा अदद क्या है, बड़ा अदद में से छोटा अदद, दोनों की जमा कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे तरीके से सवाल को हल करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, पहला नातिक़ अदद मालूम करने के लिए पहला नातिक़ अदद मसावी 1/2 ब्रैकेट में क्या लेंगे, 0.3 बड़ा अदद जमा कर लेते हैं उसके छोटे अदद के साथ, -0.5। चलिए मसावी का मसावी ले लिए, 1/2 का 2 ले लिए, कौस का कौस ले लेते हैं, 0.3 का 0.3। अब ये कौस जमा मनफी का मनफी हो जाएगा 0.5, दोनों की मनफी करें तो मसावी का मसावी 1/2, 0.3 और 0.5 की मनफी करें तो -0.2, यानी छोटे अदद में से बड़ा अदद निकाला जा रहा। तकसीम करते हैं 2 1 का 2 2 1 का 2, हमारे पास पहला जवाब आया -0.1, है ना, जिस तरीके से हमने यहाँ पे बताए थे अभी, -0.1, 0.2, फिर 0.3 आएगा। ये तो पहला अदद हो गया। जब दूसरा मालूम करेंगे तो फिर से 1/2 ले लेते हैं, ब्रैकेट ले लेते हैं। अब भाई हम क्या करें, जो अदद अभी हमने हासिल किए 0.1 वो उसमें जमा कर लेते हैं जो हमारे पास दिया गया अदद, यानी 0.5, दूसरा अदद जो था हमारा, है ना।
ٹھیک ہے, اب دونوں کی جمع کرتے ہیں تو 1/2 کا 2 لے لیں گے, قوس کا قوس منفی 0.1 کا 1 جمع منفی پھر سے منفی ہو گیا, پھر منفی یہاں پہ 0.5 ہو گیا. اب یہ منفی منفی دونوں علامتیں جمع کا عمل ہوگا, 0.5 میں 0.1 کو ملا دیتے ہیں تو مساوی 1/2 دونوں کی جمع کریں تو 0.6 ہو جائے گا منفی کا. تو ہم پہ تقسیم کرتے ہیں 2 1 2 2 3 6 یعنی 0.3 ہمارے پاس منفی 0.3 ہمارے پاس جواب حاصل ہو گیا. اسی طریقے سے یہاں پہ تیسرا عدد معلوم کرنے کے لیے پھر سے 1/2 لے لیے, مساوی قوس کا قوس پھر منفی 0.1 جو پہلا عدد حاصل ہوا تھا, پھر جمع کرتے ہیں اس کے اندر جو ہمارا دوسرا عدد تھا یہاں پہ سوال کے اندر جو دیا گیا 0.3. ٹھیک ہے, چلیے پھر تو 1/2 کا 2 0.1 جمع 0.3 میں منفی کر لو, اب جمع منفی منفی کا عمل ہوگا, 0.2 بچا, تقسیم کر لیتے ہیں 2 1 2 2 1 2, ہمارا جواب آیا 0.1. لہٰذا 0.3 اور منفی 0.5 کے درمیان 0.1 منفی 0.3 اور منفی 0.1 اعداد کے درمیانی 3 ناطق اعداد ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بے شمار دو عددوں کے درمیان بے شمار ناطق عدد ہو سکتے ہیں, بے شمار ناطق عدد ہو سکتے ہیں. ہمیں 3 معلوم کرنے کے لیے بولا گیا تھا, ہم نے 3 معلوم کر لیا. اگلا سوال لیتے ہیں. اگلا سوال بھی کچھ اس طریقے سے ہے آپ کے پاس, منفی 2.33 اور منفی 2.3 اور منفی 2.33. چلیے پھر 1/2 لے لیں گے اور اس کا قوس لے لیتے ہیں. منفی 2.3 جو ہے اس کو ہم 300 بھی لکھ سکتے ہے نا, صفر آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اس کے آگے ہم صفر بڑھا سکتے ہیں ہے نا. جس طرح سے یہاں پہ اشارے کے بعد 2 عدد تھے, ہم نے یہاں پہ 2 عدد بڑھا دیے اور 3 عدد کر لیے, یہاں پہ بھی 1 عدد بڑھا دیتے ہیں, جمع کا علامت لگا دیں گے اور یہاں پہ بھی 1 عدد دیکھیے یہاں پہ صفر بڑھا دیا تو کیا ہوگا, تو یہاں پہ 1/2 قوس کا قوس, اب یہاں پر منفی 2.300 جمع منفی منفی ہوا منفی 2.33. چلو مساوی کا مساوی 1/2 لے لیتے ہیں ہم, دونوں پر جمع کا عمل ہوگا, منفی منفی جمع ہو جائیں گے تو جمع کرتے ہیں تو منفی 4.63 صفر حاصل ہو گیا. 2 سے تقسیم ہو جاتا ہے, 2 سے تقسیم کرتے ہیں اس کو تو ہمارے پاس جواب آیا منفی 2.315. یہ پہلا ناطق عدد ہمیں اس میں کا درمیانی ناطق عدد ہمیں حاصل ہو گیا. اگلا دیکھتے ہیں دوسرا ناطق عدد کے لیے, تو پھر 1/2 لے لیتے ہیں, قوس میں لے لیں گے منفی 2.315 جو ابھی ہم نے حاصل کیے ناطق عدد وہ, اور جو ہمارے پاس دیا گیا ہے وہ ناطق عدد منفی 2.300. چلیے پھر جمع منفی منفی ہو جائے گا, منفی 2.315 منفی جمع منفی منفی کا منفی 2.300. چلیے پھر 1/2 کا 2, پھر یہاں پہ بریکٹ میں منفی منفی جمع کا عمل ہوگا تو منفی 4.615 ہمیں حاصل ہو گیا. 2 سے تقسیم کرتے ہوئے چلتے ہیں, 2 سے تقسیم کریں گے تو منفی 2.307 ہمارا جواب حاصل ہو جائے گا. اسی طریقے سے تیسرا ناطق عدد معلوم کریں گے تو 1/2 بریکٹ میں پھر سے ہم نے لے لیے منفی 2.315 پہلا ناطق عدد جو حاصل ہوا تھا وہ, اور پھر سوال میں دیا گیا دوسرا ناطق عدد ہے نا. ٹھیک ہے, تو پھر مساوی 1/2 کا 2 دونوں منفی منفی جمع کرنے پر ہمارے پاس آیا منفی 4.645. تقسیم کریں ہمارا جواب حاصل ہو جائے گا منفی 2.3225. لہذا ہمارے پاس منفی 2.3 اور منفی 2.33 کے درمیان جو ناطق اعداد ہیں وہ ہمیں حاصل ہو گئے. ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے کافی آسان ہے, اس کو آسانی سے ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. مطلب 5.3 اور 5.2 کے درمیانی عدد جو ہے, تو 5.2 کو ہم کیا کرتے ہیں 5.2 صفر لکھ دیتے ہیں, اس کے آگے کون ہوگا تو 5.21 5.22 5.23 سے لے کر 5.33 تک ہے نا, یعنی بے شمار ناطق عدد ہمیں حاصل ہو گئے. اسی طریقے سے اگلا سوال لے لیتے ہیں, چوتھا سوال. تو چوتھے سوال کے اندر منفی 4.6 اور منفی 4.5 کے درمیان چھوٹا عدد لیں گے تو منفی 4.5 صفر لے لیتے ہیں, پھر منفی 4.51 منفی 4.52 منفی 4.53 سے لے کر آگے تک چلے جائیں گے منفی 4.6 تک پہنچ جائیں گے. اب یہ ہم نے اس طریقے سے کیوں لیے, تو اگر ہم نے اسکیل اگر ہم نے دیکھے ہمارے پاس ہے 0 سے 1 تک عدد لکھے ہوئے رہتے ہیں اس کے اندر, تو 0 سے 1 تک عدد رہتے تو 0 سے 1 تک پہنچنے کے لیے 0.1 0.2 0.3 ایسے 10 اور لکیریں موجود ہوتی ہے. وہی ہم نے یہاں پہ بتانے کی کوشش کی. اگر 5.2 ہے 5.2 ہے تو 2 صفر بھی لکھ سکتے ہیں, تو 5.2 صفر 5.2 صفر 1 آگے بڑھے گا, کہاں تک جائے گا 3 تک جائے گا, تو یہ 5.2 صفر اور 5.3 تک کے درمیان واقع عدد ہمیں حاصل ہو گئے.
اس طریقے سے یہ مشق یہاں پر ہماری مکمل ہو گئی. آگے کی مشق انشاءاللہ جلدی ہم لیں گے. تو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے. ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.